क्वेश्चन 101 विच वन इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यह बताना है। क्वेश्चन पूछा गया था केवीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में। इसमें हमें यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। हालांकि उतना अच्छा क्वेश्चन है नहीं, उसका कारण मैं बताऊंगा। पहले आप ये चारों स्टेटमेंट पढ़ लें पॉज करके, उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। आप हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, पॉज करें, आप देखें कौन सा सही है, उसके बाद फिर मेरा आंसर सुन लें। तो गिवन ऑप्शंस में से इनको सबको मैं पढ़ के भी बताऊंगा। पहला ऑप्शन है, ये कहता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक बिजनेसमैन का ऑब्लिगेशन, उसका उत्तरदायित्व कि वो परस्यू करे ऐसी पॉलिसीज जो डिजायरेबल हैं सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जो सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने वाली हैं, ऐसी पॉलिसी बनाए। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मैनेजर्स एजेंट्स होते हैं ओनर्स के, ओनर यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के केस में उनके एजेंट की तरह होते हैं, और उनके डिसीजन बिजनेस में गवर्न करेंगे केवल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स की डिजायर को। मतलब मैनेजर जो होते हैं वो ओनर्स के एजेंट की तरह होते हैं, और इसलिए ओनर्स की इच्छा तो यही होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो मैनेजर के जो डिसीजन है वो इसी के हिसाब से होने चाहिए। नेक्स्ट है सी, इफ द इनोवेटिव एबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी टर्न्ड टू मीट सोशल प्रॉब्लम्स, अगर एक बिजनेस की इनोवेटिव एबिलिटी को हम सोशल प्रॉब्लम्स को मीट करने के हिसाब से बना सकें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है प्रॉफिटेबली। उन प्रॉब्लम्स को हम हैंडल भी कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ हैंडल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बिजनेस शुड एंगेज इन सोशली रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, बिजनेस को एंगेज रहना चाहिए सोशली रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में, अवॉइड करने के लिए मतलब बचने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशन से। तो ये चारों स्टेटमेंट मैंने पढ़े हैं, ये फॉल्स कौन सा है ये बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन माना था, यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट माना था केवीएस ने, वो ऑप्शन बी माना। अब यहाँ पे अगर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब तो ये बात सही है। अदरवाइज जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट कुछ थिंकर्स हैं कि बिजनेस को सोशली रेस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे थिंकर्स हैं इस व्यू पॉइंट वाले हैं, उनके हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। लेकिन चूंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट ये एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, और ये उनमें से अलग है, इस कारण ये इसका सही आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं इनमें से किस टाइप के यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया। ये सही बात है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि बिजनेस के सभी एरियाज को कवर करता है। मतलब बिजनेस के जितने भी एरियाज होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटाइज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक काइंड नहीं है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी फीचर्स होती हैं, कुछ उसके टाइप्स होते हैं। उनमें डिस्क्रेशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिजनेस की ऐच्छिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म। तो इसकी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है सेंटेंस की, बट इसका जो मीनिंग है, भाव है, वो ये आ रहा है कि एक मॉरल प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है जो गवर्न करता है लोगों के बिहेवियर को, या वो अपनी एक्टिविटी को कैसे करें इस बात को गवर्न करता है। कौन सी टर्म इस स्टेटमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करती है यह बताना है।
तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, एथिक्स कहा जाता है उन मॉरल प्रिंसिपल्स को जो लोगों के बिहेवियर को गाइड करते हैं या उसको गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड टू, बिजनेस एथिक्स रिलेटेड है किससे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एन इंडिविजुअल्स और वर्क ग्रुप्स डिसीजंस। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो इंटरनल रूल्स होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना अच्छा है क्या नहीं करना अच्छा है, इस बारे में बिजनेस अपने जो इंटरनल रूल्स तय करता है वो बिजनेस एथिक्स या बिजनेस के एथिकल स्टैंडर्ड कहे जाते हैं। और बिजनेस के जो एथिक्स हैं उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो उस बिजनेस में काम करने वाले इंडिविजुअल्स या एक वर्क ग्रुप के डिसीजंस को गाइड करने का काम करते हैं कि लोगों को कैसे डिसाइड लेना है, डिसीजन लेना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। नेक्स्ट है गुड एथिक्स इज गुड। अब इसमें से इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें से सही जवाब इसमें है ऑप्शन सी, बिजनेस। दरअसल यह एक सेइंग है, एक सेंटेंस की फ्रेमिंग है जिसको यूज किया जाता है आमतौर पे इंग्लिश में कि गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस। तो सी इसका इसलिए सही जवाब है। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स इज डैश इन नेचर, बिजनेस एथिक्स नेचर में कैसा है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉट एब्सोल्यूट। दरअसल बिजनेस एथिक्स का मतलब उन चीजों से है जो बिजनेस ये समझता है कि ये चीजें अच्छी हैं, इनको फॉलो करना अच्छा है। जैसे किसी बिजनेस का एथिक्स हो सकता है कि वो सही रेट पे अच्छी क्वालिटी का सामान बेचे, कस्टमर्स के बेनिफिट का सामान बेचे, जो उसके यहाँ एम्प्लॉइज हो उनके वेलफेयर में भी सोचे काम करे। तो ये बिजनेस के एथिक्स हो सकते हैं। टैक्स चोरी ना करे, एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, वो बिजनेस के एथिक्स हो सकते हैं। बात यहाँ पे है कि क्या वो एब्सोल्यूट हैं, क्या वो नॉट एब्सोल्यूट हैं, क्या वो परमानेंट हैं? तो देखिए एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई चीज क्लियर कट होना, हर सिचुएशन में वही होना, तो ऐसे तो है नहीं ये। उसके बाद परमानेंट भी नहीं है, समय के साथ इनमें परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि जो एथिक्स होते हैं इनका कॉन्सेप्ट सोसाइटी से मिलता है। जो सोसाइटी में जिन चीजों को अच्छा समझा जाता है बिजनेस उन्हीं चीजों को अपने यहाँ अप्लाई करता है, वो बिजनेस एथिक्स बन जाती हैं। तो सोसाइटी में कंटिन्यूअसली चेंजेज आते रहते हैं, लोगों के जो सोशल बिहेवियर है उसमें चेंज आते रहते हैं, उनके बिलीव्स में चेंज आता रहता है। तो इस वजह से बिजनेस एथिक्स भी चेंज हो सकते हैं, परमानेंट नहीं हो सकते। ये नॉट एब्सोल्यूट होते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होते बल्कि ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में जो सोसाइटी है वहाँ की जो कल्चरल हैबिट्स हैं वो अलग हो सकती हैं, इंडिया की अलग हो सकती हैं, अरबियन कंट्रीज में अलग हो सकती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उसको भी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस एथिक्स को डिफाइन करना होता है। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं। तो 20 का सही जवाब है नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है पर्सन हु रिपोर्ट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय हिज एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के एम्प्लॉयर यानी कि मालिक की कोई अगर अनएथिकल प्रैक्टिस है तो उसको रिपोर्ट करता है, बाहरी लोगों को बता देता है कि भाई ये इस कंपनी में गलत काम हो रहा है, इस संस्था में गलत काम हो रहा है। उसको कहते क्या है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, विशिल ब्लोअर। ऐसे पर्सन को विशिल ब्लोअर कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें ये पूछा है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का एलिमेंट नहीं है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं वो सब यूटिलिटेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। अब इनका सबका मीनिंग भी लेकर मैं साथ साथ बता देता हूं ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये है क्या। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये यूटिलिटी से बनता है, यानी कि कोई चीज का उपयोगी होना, किसी चीज का उपयोगी होना, किसी डिसीजन का उपयोगी होना, किसी गुण का उपयोगी होना, किसी सर्विस का उपयोगी होना। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि कोई चीज अच्छी हो सकती है अगर उसका परिणाम अच्छा है। मतलब हम कोई काम करें, कोई डिसीजन लें, अगर उसका अल्टीमेट जो आउटकम है वो अच्छा है लोगों के लिए तो वो अच्छी मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहता है यूटिलिटेरियनिज्म का। बाकी ये इसी से जुड़े हुए हैं, जैसे हेडोनिज्म है। हेडोनिज्म भी एक फिलोसफिकल थ्योरी है जो ये कहती है
कि जो प्लेजर है वो सुप्रीम गुड है, यानी कि जब किसी आदमी को किसी चीज से खुशी मिलती है तो वो सबसे अच्छी बात है। तो ये भी इसको इंगित करती है। यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जो चीज किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, समाज के लिए अच्छी है, वो बाकी सबके लिए भी अच्छी हो सकती है, यानी कि हर चीज यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहता है, ये भी कॉन्सिक्वेंस की यानी कि परिणाम की बात करता है। ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन अच्छा होगा अगर उसका आउटकम अच्छा है, यानी कि किसी एक्शन को अच्छा तब माना जाएगा जब उसका रिजल्ट अच्छा हो। तो ये इससे ही रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है विशिल ब्लोइंग इज, विशिल ब्लोइंग क्या है? तो इससे रिलेटेड ऊपर एक क्वेश्चन था ही ऑलरेडी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है उसका आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है द इंस्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इम्प्रॉपर एक्टिविटीज टू एन अप्रोप्रिएट पर्सन। कहीं भी कोई इम्प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी को अप्रोप्रिएट पर्सन या अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन को, संस्था तक या लोगों तक या सोसाइटी तक या मीडिया तक उस बात को पहुंचा देना, यही विशिल ब्लोइंग कहलाता है। आम तौर पे इंटरनल व्यक्ति होते हैं जो विशिल ब्लोअर होते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इंटरनल व्यक्ति ही विशिल ब्लोअर होगा हमेशा। आम तौर पे इंटरनल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस को स्टडी करें, ये चारों स्टेटमेंट अच्छे हैं, इनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, मर्जर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अमेल्गमेशन। मर्जर जो वो है वो अमेल्गमेशन का पार्ट नहीं है। तो ये सही बात है, अमेल्गमेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि जो मर्जर है वो एक लार्जर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो AS 14 है तो वो एक अलग सिस्टम है, वो अकाउंटिंग करते समय यूज होता है। ये एक कॉमन मीनिंग की बात हो रही है। तो जो कॉमन मीनिंग की बात है वहां पे जो मर्जर है वो एक लार्जर टर्म है, और मर्जर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंपनी या तो आपस में मिल जाए या कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मिल जाए, ये सब मर्जर ही कहलाता है। मर्जर दो तरीके का हो सकता है, जब दो कंपनी ए और बी, अगर दो कंपनी है और ये दोनों कंपनी समाप्त हो जाए और इनकी जगह एक नई कंपनी बन जाए, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसका ए एंड बी कंपनी हो सकता है, उसका सी कंपनी हो सकता है। ये दोनों कंपनी समाप्त हो जाए और इनका बिजनेस एक नई कंपनी द्वारा ले लिया जाए, तो ऐसा केस जो है ये मर्जर तो है ही, लेकिन मर्जर का भी ये जो केस है ये अमलगमेशन है। ऐसे ही अगर मान लो ए और बी दो कंपनी है, इनमें से जो ए कंपनी है वो बी कंपनी के बिजनेस को खरीद लेती है, बी कंपनी बंद हो जाए और ए कंपनी जारी रहे, चलती रहे, तो ऐसे केस में ए कंपनी ने बी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये एब्जॉर्प्शन है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये भी मर्जर का ही एक टाइप है। तो मर्जर एमलगमेशन का भी हो सकता है, एमलगमेशन भी हो सकता है मर्जर, और मर्जर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन और ये एमलगमेशन। तो इसलिए जो मर्जर है वो एमलगमेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि एमलगमेशन मर्जर का पार्ट है। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि मर्जर पार्ट नहीं है एमलगमेशन का। बाकी जो स्टेटमेंट है उनको देखते हैं वो करेक्ट क्यों नहीं है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस एमलगमेशन लीड्स टू लिक्विडेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एमलगमेशन में तो ये तय बात है कि जो पुरानी कंपनी होती है वो समाप्त हो जाती हैं, लिक्विडेट हो जाती हैं। तो इसलिए ये कहते हैं यहाँ पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है एमलगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन शामिल है, ये भी गलत बात है। एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन शामिल नहीं है। एमलगमेशन ये केस है, अलग केस है, एब्जॉर्प्शन ये केस है, अलग केस है, दोनों मर्जर का पार्ट है। नेक्स्ट जो डी है वो इसलिए रॉन्ग है, इसमें कहा गया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमलगमेशन। जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो एमलगमेशन का एक पार्ट है, जबकि ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग चीज है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये एक कंपनी में आंतरिक बदलाव होता है। जो आंतरिक बदलाव होता है वो आमतौर पे ये होता है कि कंपनी एज इट इज वही रहेगी, उस कंपनी में या तो शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, शेयर जो होते हैं उनको शेयर कंसोलिडेट हो सकते हैं, डाइल्यूट हो सकते हैं, कैपिटल में बदलाव हो सकते हैं, ये चीजें होती हैं। अंदर की चीजों में केवल बदलाव होता है, जो कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर का एक पार्ट कहलाता है। तो इसलिए ए केवल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट था। बाकी नेक्स्ट देखते हैं 112। इसमें एक केस दिया गया है कि इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड का मतलब है कि इसके सारे शेयर सरकार के पास हैं, तो ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है।
वेयर एज शर्मा लिमिटेड इज ए कंपनी दैट इज फुल्ली मैनेज्ड बाय प्राइवेट मैनेजमेंट, जबकि जो शर्मा लिमिटेड है वो पूरी तरह से प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज्ड है, यानी कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। सब्सिक्वेंटली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये ध्यान रखें, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये बात हो रही है यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए। Subsequently, India Limited took over Sharma Limited in a hostile takeover by buying 72% shares of Sharma Limited. यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा हुआ कि इंडिया लिमिटेड ने शर्मा लिमिटेड का हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। हॉस्टाइल टेक ओवर एक टेक ओवर की सिचुएशन होती है जहां पे एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड की बिना इच्छा के भी उसको टेक ओवर कर ले। टेक ओवर कर ले मतलब उसके 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले, तो टेक ओवर कर लिया। हॉस्टाइल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बिकने वाली कंपनी होती है उसके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो एग्री नहीं करते हैं, बट चूंकि शेयर इन्होंने किसी कारण से खरीद लिए हैं किसी तरीके से ज्यादा, तो ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये कहते हैं 72% शेयर उन्होंने ले लिए। सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ शर्मा लिमिटेड। अब जो शर्मा लिमिटेड है जिसको टेक ओवर कर लिया गया है इंडिया लिमिटेड के द्वारा, अब उस शर्मा लिमिटेड की पोजीशन क्या है, उसको क्या कहा जाएगा, ये बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी। तो देखिए यह एक सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी क्योंकि इसको उस कंपनी ने उसका मेजॉरिटी स्टेक अपने पास ले लिया है। जो इंडिया लिमिटेड है ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, शर्मा लिमिटेड जो है ये एक सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। अब इसको गवर्नमेंट सब्सिडियरी इसलिए बोलेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी ने किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को अपनी सब्सिडियरी बना लिया, तो ऐसी सब्सिडियरी कंपनी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी ही हो जाएगी। तो ये एक गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट है कॉल्स एंड एरियर इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर। कॉल्स एंड एरियर जो होते हैं इनको दिखाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, कहां पे, कौन से लिस्ट में। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इसको लिस्ट ए में दिखाया जाएगा। दरअसल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो लिस्ट लगती हैं वो टोटल 8 लिस्ट होती हैं, उनमें से लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सबको एक नट सेल में बताने की कोशिश करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वो याद भी हो जाएंगे आसानी से। देखिए लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट ए में वो सारी एसेट आ जाती हैं जो ना तो किसी के प्लेज हैं, मतलब ना तो किसी के गिरवी रखी हैं, वो एक तरह से फ्री हैं, और इसके अलावा ऐसी सभी एसेट जो बाकी किसी लिस्ट में कहीं नहीं आती हैं, वो सब लिस्ट ए में आ जाती हैं। तो कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स का वो अमाउंट है जो एरियर में है, यानी कि वो पैसा मिलेगा कंपनी को बाद में, तो उसको एक एसेट ही माना जाएगा इसलिए, और लिस्ट ए में वो आ जाएगा क्योंकि बाकी की एसेट में आ गया ये। बाकी जो लिस्ट बी होती है, लिस्ट ए और बी दोनों एसेट से रिलेटेड है। लिस्ट ए में वो एसेट जो किसी के गिरवी नहीं रखी है, लिस्ट बी में वो एसेट जो गिरवी रखी है, यानी कि प्लेज हैं कुछ क्रेडिटर्स को प्लेज है, वो लिस्ट बी में आएंगी। लिस्ट सी में, लिस्ट डी में और लिस्ट ई में, इन तीनों लिस्ट में क्रेडिटर आएंगे, लायबिलिटी आएंगी। लिस्ट सी में ऐसे क्रेडिटर आएंगे, लिस्ट सी में जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएंगे, लिस्ट डी में ऐसे क्रेडिटर आएंगे जो सिक्योर्ड हैं फ्लोटिंग चार्ज के द्वारा, लिस्ट ई में ऐसे क्रेडिटर आएंगे जो अनसिक्योर्ड हैं, जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो क्रेडिटर्स जो यानी कि लायबिलिटी का हो या क्रेडिटर, यहाँ पे एक ही बात होता है। सी में प्रेफरेंशियल, डी में फ्लोटिंग चार्ज, जिनके पास हैं एसेट्स उससे सिक्योर्ड है वो, और लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड आ जाएंगे। अब लिस्ट एफ और जी, ये दो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिस्ट जी में इक्विटी शेयर कैपिटल। अब रह गई लिस्ट एच। जब कंपनी समाप्त होती है तो कंपनी को या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिशिएंसी हो सकती है, उस सरप्लस या डेफिशिएंसी को दिखाता है लिस्ट एच। लिस्ट एच में वो दिखाया जाता है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, अ डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है, अब इसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कंबाइन हो जाएं तो इस केस को क्या कहेंगे। अगर वो दोनों कंपनी समाप्त हो जाए, नई कंपनी में मिले, तब तो वो एमलगमेशन होता है, लेकिन मर्जर एक लार्जर टर्म है जिसमें एमलगमेशन भी शामिल है, तो इसमें ऐसा स्पेसिफिक कुछ कहा भी नहीं गया है और एमलगमेशन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो नेचुरली ये मर्जर ही कहलाएगा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी कंसिस्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में
जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सब उसमें शामिल होते हैं। नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। दरअसल इसमें टोटल 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और जो 6 क्लॉज हैं इनको याद किया जा सकता है आसानी से। इसका तरीका है, इसको आप याद कर लोगे NOO, ये नोमेनक्लेचर इसका हो जाता है NOO, और इसके बाद LCA, NOO LCA, नूल का आप बोल सकते हैं, शॉर्ट में याद रख सकते हैं नूल का, NOO LCA। एन का मतलब नेम क्लॉज, ये ऑफिस क्लॉज, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये लायबिलिटी क्लॉज, ये कैपिटल क्लॉज, और ये एसोसिएशन क्लॉज। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनमें से क्या नहीं है, यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, डिविडेंड टू डिक्लेयर्ड। ऐसा कोई जानकारी नहीं रहती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बाकी कंपनी का नेम क्लॉज में, ऑफिस क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस, और ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है 117, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। एक कंपनी के द्वारा कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपने शेयर या अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करना, ये क्या कहलाता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसा कंपनी तब करती है जब वो पब्लिक इशू नहीं कर पाती है, या उसको बहुत जल्दी होती है, वो जल्दी कैपिटल प्राप्त करना चाहती है, तब भी ये प्राइवेट प्लेसमेंट अपना सकती है। नेक्स्ट है ए कंपनी बिकम्स ए डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील फ्रॉम द डेट ऑफ। एक कंपनी अपने आप में कानून की नजर में एक अलग एंटिटी बन जाती है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार होता है कि वो हमेशा चलती रहेगी। साथ ही साथ उसकी अपनी एक कॉमन सील सार मुद्रा बन जाती है। और ये किस डेट से माना जाता है कि ऐसा है, कंपनी एक एंटिटी बन गई है, ऐसा कब से होता है? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दरअसल जब कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो वो कंपनी का उस दिन से बर्थ माना जाता है, उसी दिन से वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द सिग्नेटरीज एक्सप्रेस द डिजायर एंड एग्रीमेंट टू फॉर्म ए कंपनी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज, इनमें से कौन से क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेज की बात हो रही है? जो सिग्नेटरीज होते हैं, मतलब जो साइन करते हैं इस पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और एग्रीमेंट के वो कंपनी बनाना चाहते हैं। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसका चुनाव करना है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अभी हमने 6 क्लॉज की बात करी थी, उनमें से जो लास्ट क्लॉज बताया था एसोसिएशन क्लॉज, उसी को सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहा जाता है। एसोसिएशन क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कंपनी के सिग्नेटरीज होते हैं शुरुआत में, वो इस बात के लिए रेडी होते हैं कि हम अपने आप को एक एसोसिएशन का फॉर्म देना चाहते हैं, हम अपने आप को कंपनी की एसोसिएशन मान रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इसमें इस बात की भी घोषणा करते हैं कि वो शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्वालिफिकेशन शेयर लेंगे, उनको वो सब्सक्राइब करेंगे, इस बात की भी वो घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है 120, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स रूल्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें ऐसे रूल होते हैं जो कंपनी के आंतरिक मामलों के संबंध में होते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।